हेलो बच्चों। बच्चों 10th की सामाजिक विज्ञान की है दूसरी क्लास सत्ता में साझेदारी लेसन फर्स्ट का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम आप डिस्कस करने चल रहे हैं। आपने पिछली क्लास में देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी पॉलिटिकल हिस्सेदारी जब दी जाती है बेल्जियम में, तो वहाँ सिविल वार जैसी कंडीशन नहीं बनती है। लेकिन वहीं श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद की जो फिलॉसफी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और परिणाम यह हुआ कि 1980 के बाद जब लिट्टे वहाँ एज अ राजनीतिक पार्टी डेवलप हुआ तो उसने देश के अंदर अल्पसंख्यक होने के बाद भी देश में सिविल वार हुआ और उस सिविल वार का परिणाम ये हुआ कि लाखों लाख लोग उस संघर्ष में प्रभावित हुए। लाखों लाख लोग रिफ्यूजी शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में चले गए। देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो साख थी उस पर बट्टा लगा। ये सारी चीज़ें हुई। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में विभेद करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आप सरकारों को या जितने भी चीज़ें चल रही होती हैं स्मूथली, उनमें कहीं ना कुछ आप गड़बड़ करते हैं। तो देखना ये है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारक कहा जाता है। दो तरह के कारक हैं इसका। पहला है युक्तिपरक, युक्तिपूर्ण या युक्तिपरक आप कह सकते हो। आप युक्तिपरक ही लिख लीजिए। युक्तिपरक इंग्लिश में इसे प्रूडेंशियल काजेस कहा जाता है। युक्तिपरक जो कारक है इसको हमको आपको समझना है। देखिए, युक्तिपरक का मतलब ये है चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, पॉपुलेशन में चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, इस तर्क में ये ध्यान रखा जाता है कि दोनों को राजनीतिक रूप से दोनों को जब समानता मिलती है तो समानता के कारण
अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच संघर्ष की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब दोनों समुदायों को, दोनों कम्युनिटी को या दोनों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पॉपुलेशन को, जनसंख्या को यदि राजनीतिक समानता मिल गई, सरकारों में हिस्सेदारी मिल गई, तो फिर विभिन्न प्रकार के जो असंतोष हैं दोनों के प्रति, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि युक्तिपरक जो कारक है वो अच्छा माना जाता है, बेहतर माना जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए किसी श्रीलंका या बेल्जियम को ही ले लीजिए। बेल्जियम की कंडीशन ये है कि बेल्जियम में 59% फ्रेंच और 40% वहां पर फ्रेंच और 59% जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, अगर उनको 4 बार संशोधन करके सरकार ने अपने आप को सेट नहीं किया होता तो निश्चित रूप से वहां भी श्रीलंका की तरह विवाद होता और सिविल वार होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यद्यपि बात मान लेते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग पर बहुत, चूंकि वोटिंग होती है तो वोटिंग में जो सबसे अधिक वोट पाता है वो विनिंग कैंडिडेट माना जाता है। तो जो बहुसंख्यक वर्ग है, सरकारों को, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अधिक वोट कर ही देगा, और जो अधिक वोट कर देगा तो हम जीत जाएंगे ही। तो ये बहुसंख्यक वर्ग शासन तो कर सकता है अल्पसंख्यक पर, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता है। कभी न कभी असंतोष पैदा होगा जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हम जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जब हमें स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक समानता, शिक्षा में समानता, नौकरियों में समानता नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो विरोध के सुर आएंगे, और जब विरोध के सुर आएंगे तो निश्चित रूप से फिर ये बहुसंख्यक वर्ग के लिए भी तब बहुत मुश्किल होगा, तब बहुसंख्यक वर्ग के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, जैसे कि श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में मेनली जो वहाँ के मूल तमिल थे वो 13% थे, मूल तमिल 13% थे वहाँ के। लेकिन उन लोगों ने जब ये समझ लिए कि हमको हमारे राइट्स ऐसे नहीं मिलेंगे, अधिकार नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिट्टे जैसी एक पॉलिटिकल संस्था बनाई, और जिसके माध्यम से उन लोगों ने पूरा का पूरा 1980 के बाद सिविल वार में पूरे श्रीलंका को झोंक दिया। लाखों लाख लोग मारे गए, लाखों लाख लोग अपाहिज हुए, और इतने ही लगभग लोग शरणार्थियों के रूप में दूसरे देशों में चले गए। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, तो भारत में युक्तिपरक जो कंडीशन बन रही है उसमें आपको देखना क्या है, हमारे यहाँ लोकसभा में एससी और एसटी कहा जाता है, एससी और एसटी कहा जाता है कि भारत
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये हिंदू धर्म में 4 कम्युनिटी हैं जो डिवाइड की गई है। तो लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट रिजर्व की गई है और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये इसलिए की गई है कि जो कभी भी रिप्रेजेंटेशन अपना सभा में न ले पाती, चाहे उसका कारण इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे कोई अन्य कारण हो, पॉलिटिकल हो, लेकिन ये एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कभी भी ये उतने अपने राइट नहीं ले पाएंगे। इसलिए इनकी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं लोकसभा में। अब 131 लोग रिजर्व सीट पर केवल चुनाव यही लड़ेंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इंडिया के, भारत के अनुसार ये जो व्यवस्था की गई है ये युक्तिपरक है। इन्हें जब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जब इन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो ये कभी भी सरकारों के खिलाफ अपनी मांग को लेकर के, अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के आंदोलन नहीं करेंगी, क्योंकि 131 सीट इनके लिए वैसे भी पहले से रिजर्व कर दी गई है। ये सारी चीजें आपको समझना है। युक्तिपरक, प्रूडेंशियल का मतलब यही है भारत के स्तर से कि ये निचले तबके के लोग, इन्हें हम लोग मानते हैं। आज भले ही इनमें से 1-2% लोग सांसद, विधायक, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए हों, लेकिन आज भी 98% कम्युनिटी इनकी वही है, उसी तरह है जैसे पहले थी। हालांकि एजुकेशन, इधर की सरकारों ने शिक्षा का थोड़ा सा प्रचार प्रसार किया और शिक्षित होने की तमाम योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लाई, जिसके कारण कुछ परसेंट तक जो शिक्षित परसेंटेज है वो इंडिया का बढ़ा है। लेकिन मात्र 84 और 47 सांसद देने से पूरी कम्युनिटी अगर अपने जो रोजमर्रा का जीवन है वो डेवलप कर पाती तो फिर क्या बात थी। लेकिन जो लोग सांसद, विधायक, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर बन जाएंगे, वो तो निश्चित रूप से उनका परिवार तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। बाकी की पूरी कम्युनिटी उसी तरह है जैसे पहले थी। इस बात को हमको अलग समझना है। संविधान ने हमें जो इनके लिए राइट दिए हैं, जो इनके लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के लिए ये कभी भी आंदोलन सरकारों के खिलाफ नहीं करेंगे, इसलिए इनको ये रिजर्वेशन दिया गया है। अब अगर मोरल की बात करिए तो आप अगर मोरल में आएंगे अब, तो मोरल की कंडीशन ये है नैतिक पूर्ण। दूसरा जो है वो क्या है, नैतिक पूर्ण है, नैतिक परक। अब नैतिक परक की कंडीशन ये है बच्चों, सत्ता में साझेदारी इसमें मूल्यवान मानी जाती है। इसमें सत्ता में जो साझेदारी है वो मूल्यवान मानी जाती है। मतलब सत्ता में जो साझेदारी हो उसको निश्चित रूप से इनको ये अधिकार है कि किसी भी स्थिति में उन्हें नियंत्रण रखना है सरकारों पर। और हम जब सत्ता की
साझेदारी में अपने आप को देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो नैतिकता है, संविधान में कहा गया है कि जो संविधान में निहित है, जो संविधान में डिसाइड है, जो संविधान में लिखा हुआ है, वो निश्चित रूप से सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कहा जाता है सत्ता में जो साझेदारी है वो सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब जहां जहां लोकतंत्र है वहां सत्ता में साझेदारी होना चाहिए। जिन देशों ने भी लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया है वहां पर सत्ता में साझेदारी इसलिए होना चाहिए कि लोकतंत्र की आत्मा इसी को कहा जाता है नैतिक पूर्ण। मतलब नैतिकता भी यही है कि जहां भी लोकतंत्र है वहां पर लोकतंत्र में साझेदारी सबकी होनी चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोग जो हैं वो सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं। सरकार का जब विरोध करेंगे, जब सरकार कोई गलती करेगी अथवा सरकार जब कोई चीजें गलत तरीके से जबरदस्ती थोपना चाहेगी तो नागरिकों को योजनाओं की और नीतियों का, गवर्नमेंट की योजनाओं और नीतियों का, मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो योजना बनाई, जो नीति बनाई, वो वास्तव में आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है तो वो उसका विरोध कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सरकार ने कृषक बिल, एग्रीकल्चर बिल, कृषि बिल सरकार लाई थी और वो कृषि बिल का विरोध किसानों ने 1 साल तक दिल्ली के आसपास धरना देके किया और एट लास्ट सरकार को कृषि बिल वापस लेने पड़े। इसका मतलब सीधे है, नैतिक परख क्या है कि जिस पब्लिक ने लोकतंत्र की जो आत्मा है उसके अनुसार लोग, अगर आप कोई नीति संगत, हालांकि कृषि बिल नीति संगत था, उसे हम आप ओवरऑल नहीं कह सकते कि उसमें सब कुछ खराब था। कुछ चीजों को लेके विरोध था, उसको अंत तक सरकार नहीं समझा पाई और अंततः सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा। यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है और यही नैतिक परख, मतलब मूल्यवान क्या है। प्रजातंत्र में जो विरोध की कंडीशन है वो ओपन रखी गई है कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हो। प्रजातंत्र, राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजा जो बोल दिया वही सत्य है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही न्यायपालिका है और राजा ही वहां पर विधायिका है। तो राजा के अगेंस्ट तो आप जा नहीं सकते। ये प्रजातंत्र ही है जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। ये बात अलग है सरकार उसको मानेगी कि नहीं मानेगी। अब हम जिस अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, अब इसमें 2-3 चीजें देखना है आपको। नैतिक परख और युक्ति परख दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक, साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, साझेदारी के बिना तो प्रजातंत्र संभव ही नहीं है।
प्रजातंत्र में अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, श्रीलंका जैसी गलती हमें आपको नहीं करनी है। आने वाली जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, आने वाले देश के आप भविष्य हो, आपके कंधों पर देश होगा, फिर उस समय आपको ही देश को चलाना है। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फौज में जाएंगे, लीडर बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि सारा बच्चा एक ही कैटेगरी का होगा। अब अभी जब पढ़ेंगे 10th में उसमें इकोनॉमिक्स में, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल, हर व्यक्ति के अपने अपने गोल हैं, हर व्यक्ति एक जैसा थोड़ी होता है भाई। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके कंधों पर ही देश होगा, और उस समय आपको वो सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी जो आज आपके बड़े और आपसे थोड़े से उम्र में बड़े लोग कर रहे हैं। आगे की तरफ क्लास को ले जाते हैं, देखते हैं। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को समझना भी है। अब है सत्ता की साझेदारी के रूप। ये जो अगला टॉपिक है वो है सत्ता के साझेदारी के रूप। साझेदारी के रूप, ध्यान से समझिएगा इसको। सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ना है आपको। देखिए, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता के साझेदारी के रूप। तो जो सबसे पहले पढ़ना है वो सत्ता का क्षैतिज विभाजन पढ़ना है। सत्ता का क्षैतिज विभाजन पढ़ना है। मतलब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग ये पढ़ना है आपको। अब देख लीजिए, ये तो बहुत इजी है, इसको समझाना ही ऐसे ही है। अब देखिए इधर, जैसे पावर को विभाजित करना हो, 3 पार्ट में विभाजित करेंगे आप। इधर लिख लें, पावर को आप 3 पार्ट में विभाजित करेंगे। एक है विधायिका, नहीं पहले कार्यपालिका लिख लो। पहली है कार्यपालिका, विधायिका ही लिखिए। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ये पहला है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, आप विधायिका का मतलब ये है, इसे हम पार्लियामेंट मान ले रहे हैं। संसद मान ले रहे हैं। तो ये संसद के 3 पार्ट हैं, विधायिका, कार्यपालिका और
न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सब दिख रहा। अब देखिए इधर विधायिका का मतलब ये है जो भी प्रतिनिधि हम लोगों ने चुना है केंद्र के लिए, प्रतिनिधियों का काम है कि वो हमारे लिए कानून बनाएं। कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। संविधान की में कुछ नया जोड़ना हो या कुछ पुराना हटाना हो, संशोधन करना हो, तो विधि बनाने का कार्य विधायिका का है। विधि मतलब कानून बनाने का काम विधायिका का है। और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को इम्प्लीमेंट अथवा उसको कार्य के रूप में परिणित करने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि जो भी कानून यहाँ बने उसको इम्प्लीमेंट करे। कार्यपालिका मतलब एक्सिक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि जो भी कानून बने उसको, कानून को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियमावली के अनुसार, विधान विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार उसको करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका को। और न्यायपालिका की जिम्मेवारी है कि वो इस बात का अवलोकन करता रहे, देखता रहे कि कार्य विधि संगत या संविधान के अनुसार हो रहा है कि नहीं। एक तरह से ये जो न्यायपालिका है वो अंपायर की भूमिका में रहता है। और जब कभी कार्यपालिका के लोग संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें फोर्सफुली संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, अर्थात आर्डर देता है। ये जो कंडीशन है, ये तीनों की जो पावर है वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब बराबरी का है। ये तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप, मतलब जितनी जिसकी जिम्मेवारी है, जितनी जिसको अधिकार दिया गया है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके ही अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा। अन्य किसी के भी कार्य में दखलंदाजी वो तभी करेगा जब विधि संगत हो, जब वो एथराइज हो, अन्यथा वो किसी दूसरे के कार्य में किसी भी तरह का दखलंदाजी नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि सत्ता में जो साझेदारी का ये पहला आपने पढ़ा, सत्ता का क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन यही है कि क्षैतिज विभाजन में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा इधर। जैसे मैं ये कह दूं, संसद के 3 भाग हैं, उधर किनारे में शायद आपको ना दिखा हो। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। ये तीनों सत्ता का जो बंटवारा है इनमें वो क्षैतिज है, कोई किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है। ये नहीं है कि कोई किसी के मतलब अधिकार क्षेत्र में अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं है। किसी भी इस
पावर इंस्टीट्यूशन को, किसी भी पार्ट को इसमें से किसी भी तरह की छूट नहीं है कि वो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे। तभी हस्तक्षेप करेगा जब विधि संगत कुछ उसको बताना होगा, और तभी जब वो संवैधानिक रूप से संविधान के अनुसार अपने कार्य को न करता हो तब। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। आगे की क्लास कल सेम टाइम में स्टार्ट करूंगा मैं, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़ते हैं वो बच्चे लाइव जुड़ेंगे। इसके अलावा जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए ये। सामाजिक विज्ञान का ये पहला टॉपिक सिविक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरा इसी पर बेस्ड आगे के टॉपिक हैं। आपको इसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बिलिंगुअल कभी कभी आपको बताता हूँ, जहाँ में इंग्लिश ज़्यादा हो जाए वहाँ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको हिंदी उसकी आपको फिर से नोट्स में या अन्य किसी माध्यम से समझा दूँगा। ओके, थैंक यू सभी को।